हेलो दोस्तों, मैं अनिल मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन क्या था, इसके अलावा उनका नगरीय व्यवस्था कैसी थी, वहां की लिपि कैसी थी, इसके अलावा वहां की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कैसी थी। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या है, प्रकृति पूजा पर आधारित था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस पर आधारित थी, प्रकृति पूजा पर आधारित थी। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। मतलब ये प्रकृति से जिन चीजों से हमें लाभ प्राप्त होता था उनको, ठीक है, उनकी वो क्या करना स्टार्ट कर देते थे, पूजा करना स्टार्ट कर देते थे। जैसे कि मान लो उनको जल की प्राप्ति हो रही है तो वो एक तरह से जल की पूजा करना स्टार्ट कर दिया, वर्षा की पूजा, अग्नि की पूजा करना स्टार्ट कर दिया, पेड़ों की पूजा करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जिन जिन चीजों से उनको फायदा हो रहा था उनकी वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, उनकी पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो समझ में आ जाएगा वहां पर कौन सी पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा। इसके अलावा देखो मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर नहीं प्राप्त हुआ है। मातृ देवी की पूजा की जाती थी। कहां से प्रमाण मिले इसके, मोहनजोदड़ो से। पता है तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था, इसलिए मातृ देवी की पूजा करी जाती है। मोहनजोदड़ो से इसके प्रमाण मिले हैं। उर्वरता देवी की पूजा के प्रमाण मिले हड़प्पा से। हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है, उस मूर्ति में दिखाया गया है कि मतलब गर्भ से कैसे पौधा निकल रहा है। ठीक है, इसलिए उसको उर्वरता देवी की मूर्ति बोला गया है और उसकी पूजा करी जाती थी। कब, हड़प्पा में। समझ में आ जाएगा, हड़प्पा में इसके प्रमाण मिले हैं। देखो और किसकी पूजा करी जाती है, नाग की पूजा करी जाती थी। ठीक है, लिंग योनि की पूजा करी जाती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो लिंग योनि से एक नए इंसान की उत्पत्ति हो रही है। इससे पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे थे, पुनर्जन्म में भी क्या कर रहे थे, विश्वास रखते थे। स्वास्तिक चिन्ह की भी वो पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण भी मिले हैं हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह पता होगा तुमने, कभी देखा होगा आपने प्रोग्राम वगैरह में। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह ऐसे बनता है, स्वास्तिक चिन्ह ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह देखा है आज भी हमारे त्योहारों में कोई या महत्वपूर्ण कामों में ये चिन्ह बनाया जाता है। तो ये चिन्ह कहां पर सबसे पहले पाया गया, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके अलावा चक्र पूजा की जाती थी। चक्र पूजा का मतलब ऐसे एक चक्कर बनाया जाता था। ठीक है, वही सेम सूर्य की तरह, और एक तरह से उसकी पूजा करी जाती थी। सूर्य पूजा का ही एक रूप था, सूर्य पूजा का ही एक रूप था। इससे पता चलता है कि जैसे कि हिंदू धर्म में जो स्वास्तिक चिन्ह, चक्र पूजा, ये सब कहां से प्राप्त होती है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ये सब हिंदू धर्म में भी आते हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी थे। अब देखो पेड़ों में सबसे पहले किसकी पूजा करी जा रही है, पीपल के पेड़ की पूजा करी जाती थी। पीपल के पेड़ की आज भी लोग पूजा करते हैं। और उस टाइम भी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे कौन से पेड़ की पूजा करते थे, वो सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल की पूजा करते थे। पशुओं में देखो एक श्रृंगी पशु की पूजा करते थे, एक सींग वाले गेंडे की पूजा करते थे, कुबड़ वाले बेल की पूजा करते थे, कुबड़ वाले बेल की पूजा करते थे। इसके अलावा पशुपति शिव की मोहर प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई करी गई तो पशुपति शिव की मोहर मिली है एक, और उसको किसने खोदा, जॉन मोर्सल ने। मतलब जॉन मोर्सल ने उनको क्या बोला, आदि शिव की मूर्ति बोल दिया। आदि शिव का कहा, जो पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है उसको क्या बोला, आदि शिव। ठीक है, इस मोहर में हमें 5 चित्र मुख्य रूप से दिखते हैं। कौन कौन से, एक तो भैंसे के, एक गेंडे का, एक हाथी के, और एक बाघ के, और एक हिरण का। ये 5 चित्र इस पशुपति की मूर्ति मतलब मोहर में प्राप्त होते हैं। अब देखो वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, लोथल और कालीबंगा से। इससे पता चलता है कि वहां के लोग हवन वगैरह यज्ञ भी किया करते होंगे। तो आ जाएगी बात समझ में, धार्मिक जीवन समझ में आ जाएगा। धार्मिक जीवन प्रकृति पर आधारित था, मंदिर नहीं थे। ठीक है, प्रकृति में जो भी उपलब्ध था उनकी पूजा करते थे जिनसे उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, नाग पूजा, लिंग योनि पूजा, स्वास्तिक चिन्ह मिले है, चक्र पूजा मिली है। ठीक है, पीपल के पेड़ की पूजा, एक सींग वाले गेंडे की पूजा, एक सींग, ठीक है, और बेल की पूजा, कुबड़ वाले बेल की पूजा, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है, 5 चित्र है उसमें, याद रख लेना। आदि शिव बोला है मार्शल ने। आ जाएगा धार्मिक जीवन समझ में। अगला है
नगरीकरण। अगला नगरीकरण। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कैसे निवास करते होंगे या उनका जीवन कैसा होता होगा? नगरीय जीवन। नगरीय का मतलब एक तरह से शहरी जीवन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरों, जिस प्रकार से आज का जो शहरी जीवन था उसी प्रकार से लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में था। देखो, उन्नत जल निकास की व्यवस्था थी, उन्नत जल निकास की व्यवस्था थी। सुन, ठीक है, उन्नत जल मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उसमें उन्नत जल थी, बिल्कुल नालियां बनी हुई थी और नालियों में बिल्कुल पानी की सुविधा थी, कहीं भी सड़कों पर पानी इकट्ठा नहीं होता था। ठीक है, शौचालय वगैरह बने हुए थे। ठीक है, और बिल्कुल साफ सफाई की व्यवस्था थी। और देखो, ग्रिड जाल पद्धति पर आधारित सड़कें थी। ग्रिड जाल, ठीक है, सड़कों का जाल बिछा हुआ था पूरे शहर में, चारों तरफ सड़कें थी और समकोण पर काटती थी ये सड़कें, आपस में समकोण पर काटती थी और जाल पद्धति पर आधारित थी ये सड़कें। आ जाएगी बात समझ में। और नगर देखो दो भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था, शहर था, दो भागों में विभाजित था। ये देखो, ये चित्र के हिसाब से समझ लो, एक तो पूर्वी भाग में और एक पश्चिमी भाग में। पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में। पूर्व भाग में देखो नगर 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 था, यहाँ पर मतलब आम जनता रहती थी, निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे, जो गरीब थे, ठीक है, नॉर्मल जनता थी, वो कहाँ रहती थी? इस नगर में। यहाँ बस्तियां बनी थी, घर ही घर होंगे, तो वहां पर रहते थे। कौन रहता था? आमजन और निम्न वर्ग। ठीक है, मतलब जो एक तरह से गरीब थे, समझ में आ जाएगा। और जो शासक वर्ग थे, धनी वर्ग था, वो कहाँ रहता था? इन दुर्ग में रहा करता था। यहाँ पर एक दुर्ग है, ठीक है, और दुर्ग समझ में आ जाएगा। और ये दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा की दीवारें थी, सुरक्षा दीवार दुर्ग में चारों ओर थी। ठीक है, और यहाँ कौन सा वर्ग रहा करता था? शासक वर्ग रहा करता था। आ जाएगी बात समझ में। कौन सा वर्ग? शासक वर्ग, जिसके पास ज्यादा धन था, वो एक तरह से शासन करता होगा। ठीक है, और वो कहाँ रहता था? दुर्ग में। समझ में आ जाएगा। और नगर में कौन सा था? आमजन रहा करते थे, पूर्व भाग में रहते थे ये, पूर्व में, और ये दुर्ग में शासक वर्ग पश्चिम भाग में रहते थे। आ जाएगी बात समझ में। अब देखो, लिपि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ की लिपि कैसी लिपि थी? अर्धचित्रात्मक भाव प्रदान लिपि। इस लिपि को अपन किस नाम से जाने जाता है? अर्धचित्रात्मक भाव प्रदान लिपि। अर्धचित्रात्मक का मतलब चित्र ढंग से भी समझ में नहीं आया, भाव प्रदान, भाव के हिसाब से हम इस लिपि को समझ सकते हैं। इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर रतन चंद्र अग्रवाल क्या मजूमदार ने इस लिपि को किस नाम से बताया? गोमुद्रिका लिपि। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार बोलते हैं कि इस लिपि का अन्य नाम क्या बोला? गोमुद्रिका लिपि। क्योंकि देखो, ये लिपि थी जो लेफ्ट राइट से लेफ्ट के साइड लिखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद वापस से लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट। ठीक है, कुल मिलाकर ऐसे ऐसे करती करती ऐसे लिखी जा रही है। तो एक तरह से ये ऐसे मतलब ऐसा आकार की बनती बनती एक तरह से किसके समान हो जाती थी? गाय के मूत्र के समान हो जाती थी। इस लिपि को इसलिए क्या नाम दिया गया? गोमुद्रिका लिपि। आ जाएगी बात समझ में। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार बोलते हैं इसको। डॉक्टर बीबी ब्रजवासी लाल क्या बोलते हैं इनको? ठीक है, बोस्ट्रोफेडन लिपि। बोस्ट्रोफेडन लिपि तो इंग्लिश का नाम है, याद रख लेना। इस लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास कौन करता है? एफ वेडेल करते हैं 1925 में। 1925 में इस लिपि को पढ़ने का प्रयास करते हैं। भाई पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये लिपि इसको समझ में ही नहीं आती है और ये क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। ठीक है, असफल हो जाते हैं, ये लिपि समझ में ही नहीं आई है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले भी भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक तरह से साहित्यिक स्रोत मिल तो गए, लेकिन उनको क्या नहीं किया गया? पढ़ा नहीं जा सका। केवल समझ में आ जाएगा, पढ़ा नहीं जा सका। देखो, इस लिपि में लगभग 400 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कितने चिन्ह? 400 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। मान लो कहीं ना कहीं निशान बने होंगे। ठीक है, वो ज्यादातर कौन सी आकार के थे? मछली के आकार के हैं चिन्ह। मात्र इतना ही पता चल रहा है भाई, ये मछली जैसी आकृति के थे, लेकिन ये थे क्या, इनका क्या कहना चाहते थे ये चित्र, ये पूरा तरीके से समझ में नहीं आया है। इसलिए ये कौन सी सभ्यता है? ठीक है, याद रख लेना, आर्द्र ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। अब देखो, अर्थव्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये लिपि समझ में आ जाएगी।
याद रख लेना। लिपि 2-3 नामों से जानी जाती है, भाव प्रधान, अर्ध चित्रात्मक भाव प्रधान लिपि, सर्पिलाकार लिपि, गोमुद्रिका लिपि, बोस्टोफेदन लिपि। प्रथम प्रयास ए वेडेल 1925 400 चिन्ह मछली के, ठीक है, असफल रहा, याद रख लेना। व्यापार, देखो अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार पर आधारित थी। आज भी अपना देश ज्यादातर इसी पर आधारित है, कृषि, पशुपालन वगैरह, उद्योग और व्यापार, ये सब आज भी चलता है, उस टाइम पर भी चला था, ठीक है। मुख्य रूप से जो कृषि होती थी वो किसकी होती थी, गेहूं जौ बाजरे की। गेहूं जौ बाजरे के ज्यादातर प्रमाण मिले भाई, ये तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर होते ही होते थे, ठीक है, इनकी कृषि। चावल की खेती, देखो चावल की खेती 2 स्थानों से मुख्य रूप से प्राप्त हो रही है, लोथल व रंगपुर। लोथल व रंगपुर से चावल के प्रमाण भी मिले हैं। सिंचाई के कृत्रिम साधन थे, सिंचाई के साधन बना दिए गए, ठीक है, जिसके कारण सिंचाई उत्पादन क्या था, ज्यादा होता था। ज्यादा क्या, उत्पादन ज्यादा हो रहा था, और उत्पादन ज्यादा होने के कारण उत्पादन अधिशेष होने लग गया। उत्पादन अधिशेष का मतलब है बिल्कुल खाने पीने के बाद भी उत्पादन क्या करता था, बच जाता था, और वो उत्पादन बचने के प्रमाण क्या है, अन्नागार है, ठीक है। अन्नागार मतलब अन्न को रखने का स्थान। तो अब सोचो, मतलब अन्नागार मिले हैं, तो सोच सकते हैं भाई सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे क्या था, एक्स्ट्रा क्या उत्पादन होता था, और इस उत्पादन से क्या हुआ, व्यापार को बढ़ावा मिला, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा उत्पादन था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये क्या करने लगे, बाहर की सभ्यताओं के साथ क्या करने लगे, व्यापार भी करने लगे। देखो, और ये व्यापार आंतरिक और बाहरी रूप से दोनों प्रकार से होता था। और किस प्रणाली पर आधारित होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होता था। समझ में आ जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान। जैसा कि तुमने देखा होगा, आपने गाँव में देखा होगा कि मतलब हम क्या करते हैं, जो गेहूं देकर ही आइसक्रीम खरीद लेते हैं, तो वो कौन सी पद्धति है, वस्तु विनिमय पद्धति, ठीक है। आज भी हम कहीं ना कहीं महिलाओं के बालों से हम जीरा खरीद रहे हैं, तो वो कौन सी पद्धति है, वस्तु विनिमय प्रणाली। आ जाएगी बात समझ में। अब देखो हमारा देश क्या कर रहा था, हमारा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्य सभ्यताओं के साथ भी व्यापार करते थे। मिस्र की सभ्यता हो सकती है, फारस, मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं के साथ इनका क्या चलता था, व्यापार चलता था। देखो बंदरगाह, उस टाइम पे इन बंदरगाहों के माध्यम से ये क्या क्या करते थे, व्यापार क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान भेजा करते थे। पहला था सुतकांगेडोर, पाकिस्तान में है, देखा। सुतकांगेडोर एक बंदरगाह था उस टाइम पे, वो पाकिस्तान में चला गया है। यहाँ से हम क्या क्या करते थे, व्यापार क्या करते थे। एक और बंदरगाह था अल्लाह हदीनो, ये भी पाकिस्तान में चला गया। इसके अलावा कोटड़ा गुजरात में और लोथल गुजरात में, इन चारों बंदरगाहों के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। और देश के मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार में क्या होती थी, वृद्धि होती थी, और आर्थिक व्यवस्था में भी आर्थिक वृद्धि होती थी। निर्यात, निर्यात का मतलब होता है, निर्यात का मतलब होता है बेचना, ठीक है, किसी दूसरे को बेचना क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्रों का, हाथी दांत का और इमारती लकड़ी का, इमारत के लिए, इमारत बनाने के लिए जिन लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है वो इमारती लकड़ी कहलाती है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्र, हाथी दांत, इमारती लकड़ी को क्या करते थे, बेचने का काम करते थे। ये ज्यादा थी यहाँ पर, तो इनको क्या करते थे, बेचा करते थे। आयात, देखो आयात का मतलब होता है खरीदना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा खरीदते थे खेतड़ी राजस्थान से, सोना खरीदते थे मैसूर कर्नाटक अफगानिस्तान से, ठीक है, शीशा खरीदते थे ईरान राजस्थान से, गोमेद खरीदते थे सौराष्ट्र व पश्चिमी भारत से, टीन खरीदते थे ईरान व अफगानिस्तान से, ईरान व अफगानिस्तान से, ठीक है। तो आज हम समझ लिया भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन कैसा था, नगरीकरण क्या था, लिपि क्या थी वहां की कैसी थी, और क्या थी अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहां के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो बात समझ में आ जाएगी। इसके अलावा पशु वगैरह पालने का काम करते थे, इससे भी इकोनॉमी में सहायता मिलती थी। आज ये सब चीजें कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल बच रहे हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन धीरे धीरे कैसे हुआ, ठीक है, अलग अलग क्या कारण थे उनके, वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। और सब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।